वो एक पहाड़ी पर बना हुआ एक बहुत ही विशाल किला था। भयंकर बारिश हो रही थी। एक व्यक्ति किले की छत पर खड़ा होकर आकाश को देख रहा था। उस विशाल किले के सामने एक सुंदर नगर था, लेकिन उस समय नगर के आसपास भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। वो व्यक्ति उस सन्नाटे को देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे कदमों से किले की छत से नीचे उतरकर एक कक्ष की ओर चला गया। कक्ष के अंदर एक बहुत ही सुंदर रत्नावली नाम की युवती कांच के पिंजरे में बंद बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आया, युवती चौंक गई। अभी समय है जादूगर काल, मुझे छोड़ दे। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तू इस नगर का राजा कभी भी नहीं बन सकता। वो व्यक्ति वास्तव में एक जादूगर था। अरे ओ रत्नावली, अभी भी समय है। मुझसे विवाह करने की हामी भर दे। तेरा सारा जीवन सुखी रहेगा। तेरा सपना सपना रह जाएगा जादूगर काल। सुंदर नगर कभी तेरा नहीं होगा और तू मुझे कभी हासिल नहीं कर सकता। रत्नावली, इस संसार में मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। ये बात मैंने तेरे पिता को बहुत पहले समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो नहीं माने और मारे गए। यहाँ तक कि तेरी माँ भी नहीं मानी और मारी गई। राजमाता को बड़े प्रेम से समझाया कि तेरा विवाह हमसे कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं मानी और मारी गई। और देख, आज इस किले को चारों ओर से सन्नाटे ने घेर रखा है। ना तो यहाँ पर तुझे सैनिक मिलेंगे और ना ही राजा और ना ही मंत्री। और रहा सवाल तेरे नगर का, तो वो डर की वजह से अपने घरों में दुबके बैठे हैं। कई तो सुंदर नगर छोड़कर जंगल चले गए। मुझे मेरे पिता और माँ पर पूरा भरोसा है। भले ही वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी बताई हुई बात पर मुझे विश्वास है। मैं ही नहीं, बल्कि पूरा सुंदर नगर विश्वास करता है। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि जादूगर काल का अंत बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि हमारे नगर की भविष्यवाणी के अनुसार एक राजकुमार आएगा और वो तेरा अंत कर देगा। मेरा अंत? अरे ये सब बेकार की बातें हैं राजकुमारी। जो भविष्यवाणी तुम्हारे पिता तुम्हें बताया करते थे, उसमें कोई दम नहीं है। उस भविष्यवाणी को मैंने भी सुन रखा है और वर्षों से सुनता आ रहा हूं कि कालीन पर उड़ता हुआ कोई राजकुमार, जिसके हाथों पर सूर्य का चिन्ह बना होगा, इस नगर में आएगा और मेरा अंत करेगा। लेकिन मूर्ख राजकुमारी, इस तरह के कालीन का अस्तित्व ही संसार में नहीं है। और तू अच्छी तरह से जानती है कि मेरे प्राण किस वस्तु में कैद हैं। मेरे प्राण जिस वस्तु में कैद हैं, वो सुरक्षित है। वो वस्तु काले समुद्र के एक टापू के घने जंगल में रखी हुई है। उस काले समंदर को कोई पार नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा संत, साधु और योद्धा भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए भविष्यवाणी को भूल जा और जितनी जल्दी हो सके मेरे प्रस्ताव पर विचार कर और मुझसे विवाह करने के लिए हामी भर दे, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुझे खत्म कर दूं। इतना कहकर जादूगर काल क्रोधित अवस्था में तेज कदमों से चलता हुआ वहां से बाहर निकल गया। राजकुमारी रत्नावली आंखों में आंसू भरे रोती हुई बैठी रही। भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। वो राजकुमार जरूर आएगा और तेरा अंत करेगा। इस घटना के कुछ वर्ष बाद सूरज नगर में
किशन नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहा करता था। पूरा गांव उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता था। एक दिन किशन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसके पड़ोसी रामदयाल चाचा मिल गए। वो किशन से हमदर्दी रखते थे। अरे देखो किशन, तुम्हारी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है, परंतु अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। कभी कभी तो मुझे तुम्हें देखकर बड़ी चिंता होती है। अरे बेटा, तुम्हारी उम्र के सभी युवाओं के घर बस चुके हैं, बच्चे हो रहे हैं। केवल तुम ही हो जो अभी तक कुंवारे हो, समझो मेरी बात। क्या रामदयाल चाचा, केवल आप ही तो हैं जो मुझसे थोड़ी हमदर्दी रखते हैं, वरना गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी गरीबी का मजाक न उड़ाता हो। और ये बताइए, और आपको क्या लगता है कि ऐसे गरीब को कोई अपनी लड़की देगा? बताइए भला। बेटा देखो, तुम्हारे पिता एक अमीर लकड़हारे थे। जंगल से काटी गई उनकी लकड़ियां बाजार में मुंह मांगे दामों पर बिकती थी। मुझे याद है, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पिता ने नामकरण के लिए एक पंडित को बुलाया था। पंडित ने तुम्हारे हाथ की रेखाएं देखकर कहा था कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो बेटा। ये सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन भाग्य का खेल भी तो देखिए चाचा। 5 वर्ष का हुआ तो मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। 10 वर्ष का हुआ तो मेरी माँ चली गई। 20 वर्षों से अनाथ की तरह जीवन जी रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पंडित जी ने मेरे हाथ की रेखाएं देखने में गलती कर दी होगी, या उन्होंने झूठ मूठ ही बोल दिया दिलासा देने के लिए। अरे 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 मन छोटा मत करो बेटा। मनुष्य का भाग उसे कब और किधर ले जाए कोई नहीं कह सकता। भाग्य कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता बेटा। और मेरा कहना मानो तो गांव के मुखिया से बात करो। मुखिया ने कई अनाथ लड़कों का विवाह गांव में करवाया है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी आ जाएगी ना, तब तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। और हो सकता है कि पत्नी के आने से तुम्हारा भाग्य भी बदल जाए, है ना बेटा? थोड़ा इन सब बारे में सोचो। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामदयाल चाचा वहां से चले गए। किशन जंगल की ओर बढ़ गया और लकड़ियां काटने लगा, मगर लकड़ियां काटते समय भी उसके मन में रामदयाल चाचा की बातें गूंजती रहीं। अगले दिन किशन मुखिया के घर पर चला गया। मुखिया अर्जुन उसे देखकर चौंक गया। अरे किसान, अरे भाई तुम यहाँ पर, क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मेरी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है। आपने मेरी तरह न जाने कितने अनाथ युवाओं का घर बसाया है, तो मेरा भी घर बसवा दीजिए ना। किशन की बात सुनकर मुखिया हंसने लगा। अरे भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन जिन अनाथ युवाओं का घर मैंने बसाया है ना बेटा, उनका गांव में कोई मजाक नहीं उड़ाता था। और तुम्हारा गांव में ऐसा कोई है नहीं जो मजाक उड़ाने से पीछे हटता हो। न जाने क्यों गांव वालों को तुमसे क्या ही तकलीफ होती है, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अब तुम मेरे घर आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चलो सुखिया चाचा के घर चलते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी बेटी के लिए कोई योग्य वर हो तो मुझे जरूर बताना। तो चलो शुरुआत तुमसे ही करते हैं, आ जाओ चलो। किशन ने झिझकते हुए हाँ कर दी। कुछ देर बाद वो सुखिया चाचा के घर पर बैठा था। हाँ मुखिया जी, बताइए, आपने मेरी बेटी के लिए योग्य वर तलाशा कि नहीं तलाशा? अरे सुखिया चाचा, ये देखो वर खोज लिया है मैंने और उसे अपने साथ लेकर भी आया हूँ। देखो देखो। क्या मतलब?
अरे आपके सामने बैठा तो है, इसका नाम तो आप जानते ही है। अपने ही गांव का किशन है, अनाथ है, लकड़हारा है और इतना तो कमा ही लेता है कि आपकी बेटी को भूखा नहीं रखेगा, अच्छे से पालेगा, उसको अच्छे से रखेगा। सुखिया चाचा ये सुनकर क्रोधित हो गए। अरे धत, तो कुल मिलाकर तुम्हें मेरी बेटी के लिए और कोई युवक नहीं मिला? क्या तुम मेरी बेटी का जीवन तबाह करना चाहते हो इस फटीचर के साथ में? हैं? फूटी किस्मत वाला है ये। गांव में ऐसा कोई नहीं जो इसका मजाक ना उड़ाता हो। शादी के बाद क्या मेरी बेटी का भी मजाक करवाना चाहते हो क्या? आखिर ये मेरी बेटी को कौन सा सुख दे पाएगा? इस गांव में और भी बहुत से लकड़हारे हैं, उनके पास घर है, इसके पास तो ढंग का घर भी नहीं है, झोपड़ी में जीवन व्यतीत करता है। और तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दूं, जिसके पास रहने को नहीं, खाने को नहीं? क्या मेरी बेटी भी सारी उम्र गरीबी और झोपड़ी में गुजारे? बताओ, यही चाहते हो तुम? बोलो। मुखिया ये सुनकर हंसने लगा। बस बस बस, शांत हो जाइए सुखिया चाचा, शांत। क्षमा कीजिएगा। दरअसल कुछ देर पहले किशन मेरे पास इसीलिए आया था कि उसके लिए मैं कोई लड़की तलाशूं। अगर मैं उसे मना कर देता तो उसे बुरा लग जाता, इसीलिए मैं सीधे इसे आपके पास ले आया ताकि आपका जवाब वो सुन सके। तसल्ली से उसने सुन लिया। इतना कहकर मुखिया किशन की ओर देखकर बोला, तो किशन, जवाब सुन लिया तूने? केवल सुखिया चाचा ही नहीं, अगर इस गांव में मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊंगा, किसी भी घर में, तो कोई भी अपनी बेटी का ब्याह तुमसे नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर मैं दूसरे गांव में भी जाऊं तो वहां भी तुम्हें मना ही कर दिया जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह मानो तो विवाह करने की बात तो भूल जाओ। सुखिया चाचा गुस्से से उठकर खड़े होकर किशन को डांटते हुए बोले, अरे मैं कहता हूँ दफा हो जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से, निकल, फटीचर कहीं का, फूटी किस्मत वाला। किशन की आंखों में आंसू भर आए। अपमान का घूंट पीकर वो बाहर निकल आया और सीधा जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगा। सारा दिन वो लकड़ियां काटता रहा और अपने आंसू बहाता रहा। रात को किशन अपने घर पर अपने बिस्तर पर लेटकर अपने आप से बोला, लगता है मेरे जीवन में और मेरे भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। अगले दिन किशन दोबारा लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी गांव का साहूकार, जो उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था, उसे मिल गया। आहा किशन, अरे भाई, मैंने क्या सुना है कि तुम कल मुखिया जी के साथ सुखिया चाचा के घर गए थे उनकी बेटी का हाथ मांगने, हैं? किशन ने नजरें नीची कर ली। हाँ, तो इसमें गलत क्या किया? क्या मुझे विवाह करने का अधिकार नहीं है क्या? हैं? क्या कहा? अरे सही बताऊं, बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ। देखो बेटा, कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं और गरीब ही मरते हैं। कुछ लोगों की किस्मत में ना तो धन होता है और ना ही स्त्री, और तुम्हारी किस्मत भी कुछ ऐसी ही है। तुम गरीब पैदा हुए थे और गरीब ही मरोगे। ये सुनकर किशन की आंखों में आंसू आ गए। और हाँ, जानता है किशन कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था तब तेरा पिता एक पंडित को लेकर आया था। उस पंडित ने तेरे हाथ की लकीरों को देखकर कहा था कि तू बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तेरे पिता ने उसकी बातों को दिल पर ले लिया और चौपाल में बड़े घमंड के साथ सबको कहा था कि तू भाग्यशाली है, भाग्यशाली। जानता है तेरे पिता ने ऐसा क्यों किया था? पंडित को लाना, चौपाल पे ऐलान करना, जानता है क्यों?
क्योंकि मैंने तेरे पिता से कहा था कि अपने बेटे को लकड़हारा मत बनाना, मेरे खेत में लगा देना, उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन तेरे बाप ने बड़े घमंड में कहा था कि मेरा बेटा भाग्यशाली है, वो तो किसी राज्य का राजकुमार बनेगा। धत राजकुमार, और मैं क्या देख रहा हूँ, तू तो कुछ ज्यादा ही भाग्यशाली है। अगर गांव के किसी भी घर में तूने अपने लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा तो तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा और तेरी टूटी फूटी झोपड़ी का नामो निशान मिटा दूंगा। बात करता है, अबे दफा हो जा, क्या मार खा के जाएगा? चल निकल यहाँ से। जमींदार ये कहकर हंसता हुआ वहां से चला गया। किशन अपमान से तिलमिला उठा। किशन ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और गहरी सोच में जंगल की ओर चला गया। उसके दिमाग में जमींदार और सुखिया चाचा के शब्द गूंज रहे थे। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? सुखिया चाचा ने क्या कम अपमानित किया था कि आज जमींदार ने मेरे कलेजे को छलनी कर दिया। किशन काफी देर तक चलता रहा। थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर बाद वो शांत हुआ और अचानक खड़ा हो गया। हाँ, अब मैं इस गांव में रहूंगा ही नहीं। बहुत जल्द ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चला जाऊंगा। हाँ। मगर अचानक किशन चौंक गया। उसने देखा वो जंगल की गहराई में पहुंच चुका था। ये वही जंगल था जहां गांव वाले डर की वजह से नहीं आते थे। तभी उसकी नजर एक विचित्र वृक्ष पर पड़ी। हे भगवान, ये कैसा वृक्ष है? पूरा का पूरा सफेद। इसकी जड़ें और शाखाएं जमीन को छू रही हैं। बाप रे, ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। किशन वृक्ष के पास चला गया और लकड़ी छूकर देखने लगा। ओ, ये तो बड़ा ही प्राचीन वृक्ष है। इसकी लकड़ी भी मजबूत है। अगर इसे काट कर बेचूंगा तो अच्छे दाम मिलेंगे। हो सकता है कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। हाँ। इतना बोलकर किशन कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी सफेद वृक्ष से आवाज आई। मेरे घर को मत काट मनुष्य। अगर तू मेरे घर को नहीं काटेगा तो मैं तुझे अनमोल वस्तु दूंगा। अरे बाप रे बाप, ये कैसा विचित्र वृक्ष है? पेड़ के अंदर से आवाज आ रही है। कौन हो तुम? सामने आओ। कौन हो? तभी सफेद वृक्ष से धुआं उठा और एक विशाल मानव की आकृति सामने प्रकट हो गई। तू बड़ा ही निडर स्वभाव का है, वरना मुझे देखकर मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। हाँ, बचपन से ही मैं अनाथों की तरह जिया हूँ। डर क्या होता है मैं जानता ही नहीं। ये बता कि कौन है तू? मैं एक जिन्न हूँ। हजारों वर्षों से इस सफेद वृक्ष में रहता हूँ। ये मेरा घर है और तू इसे काट रहा था। मैं तो इसे काटूंगा ही, क्योंकि ये वृक्ष मुझे धनवान बना सकता है। मुझसे मेरा घर मत छीन। देख, बदले में मैं तुझे अनमोल वस्तु दूंगा। देख, अगर तू मुझे बहुत सारा धन देगा तो ही मैं इसे नहीं काटूंगा, नहीं तो मैं तो इसे काटूंगा। मैं तुझे धन नहीं दे सकता। मेरे अंदर एक विचित्र शक्ति है। मैं मनुष्य को वही दे सकता हूँ जो उसके भाग्य को बदल सके। जो उसके भाग्य में लिखा है वो वस्तु कोई भी हो सकती है, तलवार, अंगूठी या कुछ और। बता, तुझे मंजूर है? किशन कुछ देर सोचता रहा। ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरे भाग्य को कौन सी वस्तु बदल सकती है। ठीक, मुझे मंजूर है। वाह वाह वाह,
ये की ना तूने चतुर मानव जैसी बात। इतना कहते ही जिन्न की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और अगले ही पल किशन के सामने एक कालीन प्रकट हो गया। हैं? ये क्या है? अरे ये तो एक साधारण सी कालीन है, इसका क्या करूं मैं? ये साधारण नहीं, ये उड़ने वाली कालीन है। अरे तो उड़ने वाली कालीन का क्या करूं मैं? इसका अचार डालूं? क्या करूं मैं इसका? आखिर इससे मेरा भाग्य कैसे बदल सकता है? बताओ मुझे ये हरगिज नहीं चाहिए। रखो इसको अपने पास। अब तो मैं इस वृक्ष को काट के ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। किशन ने गुस्से में दोबारा कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन वृक्ष का कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये क्या? कुल्हाड़ी तो वृक्ष पर असर ही नहीं कर रही। अब तुम्हारी कुल्हाड़ी चाह कर भी मेरे घर को नहीं काट सकती, क्योंकि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और अपने भाग्य को बदलने वाली वस्तु चुन ली है। अरे तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। ये बताओ, ये साधारण सी कालीन मेरा भाग्य कैसे बदल सकती है? ये कोई साधारण कालीन नहीं है मनुष्य, ये एक जादुई उड़ने वाली कालीन है। तुम जहां भी जाने को कहोगे, ये तुम्हें हवा की रफ्तार से वहां पहुंचा देगी और ये एक खास रहस्य जानती है जो समय आने पर तुम्हें बताएगी। क्या बात कर रहे हो? सचमुच? हाँ, तुम्हारे भाग्य में यही कालीन लिखी थी। अपने आप को भाग्य के हवाले कर दो और देखो तुम्हारे भविष्य में क्या होता है। इतना कहकर जिन्न सफेद धुएं में बदल गया और वृक्ष के अंदर समा गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किशन हैरानी से कालीन को देखने लगा। हाँ, चलो देखते हैं, सचमुच उड़ती भी है या फिर नहीं। किशन कालीन पर सवार हुआ और अगले ही पल कालीन हवा की रफ्तार से उड़ चला। अरे बाप रे, ये तो सचमुच उड़ रही है, लेकिन ये मुझे ले कहां जा रही है? कुछ ही देर में कालीन सूरज नगर से बहुत दूर एक अजनबी नगर के जंगल में उतरा, झाड़ियों के बीच। किशन घबराकर नीचे उतरा और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद किशन की आंख खुली। उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। सामने एक औरत उसे गौर से देख रही थी। झोपड़ी में कुछ लोग और भी मौजूद थे। अरे अब ये मैं कहाँ आ गया? मैं कहाँ हूँ? मैंने देखा था, तुम कालीन से उड़कर हमारे जंगल में उतरे और जैसे ही उतरे बेहोश होकर गिर पड़े। कौन हो तुम? लेकिन तुम कौन हो? हमारे बारे में बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। मैं एक लकड़हारा हूँ, सूरज नगर का रहने वाला। ये सुनकर औरत चौंकी और पास खड़े बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखने लगी। देखो बेटा, तुम लकड़हारे नहीं हो सकते। अरे तुम तो कोई राजकुमार लगते हो, राजकुमार। राजकुमार और मैं? बाबा, आप भी कैसी बातें करते हैं। अरे अगर तुम राजकुमार नहीं हो तो तुम्हारे पास ये उड़ने वाली कालीन कहाँ से आई, बताओ। बुजुर्ग ने वो कालीन किशन के सामने रख दिया। हाँ, बताओ बताओ, ये कालीन तुम्हारे पास कहाँ से आई? अब ये सब बताना मैं जरूरी नहीं समझता। चलिए, मुझे अपने घर जाना है, हटिए। किशन कालीन उठाकर झोपड़ी से बाहर चला गया, लेकिन बुजुर्ग और वो औरत उसके पीछे आ गए। रुको, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाना। रुको। किशन ठिठक कर रुक गया। उसने कालीन जमीन पर फैला दिया। बुजुर्ग ने औरत की ओर इशारा किया। इस कालीन पर खड़ी हो जाओ।
औरत कालीन पर खड़ी हुई, लेकिन कालीन स्थिर रहा। अब तुम इस पर बैठो, बैठो बैठो। जैसे ही किशन कालीन पर सवार हुआ, वो तुरंत उड़ चला। एक चक्कर लगाकर वापस उतरा। किशन उतर आया। कुछ समझे? तुम वही राजकुमार हो जिसकी भविष्यवाणी वर्षों से हमारे नगर में की जाती रही है। ये कालीन सिर्फ तुम्हारा आदेश मानती है, किसी और का नहीं। किशन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। देखो, किसी समय हमारा सुंदर नगर राज्य खुशहाल हुआ करता था, मगर जादूगर काल वर्षों से इस राज्य पर अधिकार जमाना चाहता था। कुछ वर्षों पहले उसने हमारे राजा और रानी की हत्या कर दी, राजमाता को भी मार डाला और राजकुमारी रत्नावली को अपने किले में कैद कर दिया। जादूगर काल हजारों वर्षों से जीवित है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही भविष्यवाणी चली आ रही थी कि उसका अंत केवल एक ऐसा राजकुमार करेगा जिसके हाथ में सूर्य का निशान होगा। भविष्यवाणी कहती है कि जादूगर काल का अंत वही राजकुमार करेगा जिसके हाथ में सूर्य का निशान होगा, और वो जादुई कालीन पर उड़ता हुआ सुंदर नगर आएगा। तुमने कहा कि तुम सूरज नगर के रहने वाले हो और तुम्हारी कलाई पर सूर्य का निशान अवश्य होगा। देख लो। किशन चौंक गया और अपनी हथेली पर नजर डाली। वहां सचमुच एक छोटा सा सूर्य का निशान बना हुआ था। अब तुम बताओ, कैसे इनकार करोगे कि तुम राजकुमार नहीं हो? बताओ। लेकिन बाबा, मैं तो एक लकड़हारा हूँ। बचपन से मैंने गरीबी और ताने सहे हैं। जहां तक इस जादुई कालीन का सवाल है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास कैसे आई। इतना कहकर किशन ने सारी घटना बुजुर्ग व्यक्ति और वहां खड़े लोगों को सुना दी। ये सुनकर सभी की आंखों में चमक आ गई। तो इसका मतलब भविष्यवाणी ने तुम्हें चुना है। अगर भविष्यवाणी ने तुम्हें नहीं चुना होता तो ये कालीन तुम्हारे भाग्य में क्यों लिखी होती, और तुम्हारे हाथ में सूर्य का निशान क्यों होता, और ये कालीन केवल तुम्हारी ही बात क्यों मानती? बताओ भला। किशन ने सबकी आंखों में उम्मीद देखी। सब सुंदर नगर के रहने वाले हैं। जादूगर काल के डर से इस जंगल में छिपकर रह रहे हैं, और तुम ही हमें उससे मुक्ति दिला सकते हो। जादूगर काल ने अपने प्राण किसी अद्भुत वस्तु में डाल रखे थे, और इस रहस्य को केवल राजकुमारी रत्नावली ही जानती है। मैं इस जंगल की एक सुरंग जानती हूँ जो सीधे उसके किले तक जाती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ चलो। जादूगर काल अभी किले में मौजूद नहीं होगा। वो रात को कभी किले में नहीं आता। केवल हमें ही नहीं बेटा, बल्कि पूरे सुंदर नगर राज्य को तुम्हारा ही तो इंतजार था। अब हमारी मदद करो किशन, मदद करो। किशन ने उन सबकी आंखों में अपने लिए आस्था और उम्मीद देखी। ठीक है, तो मिलवाओ मुझे राजकुमारी रत्नावली से। औरत खुश हो गई और आंखों से किशन को इशारा करते हुए बोली, मेरे पीछे आओ। कुछ देर बाद वो औरत किशन को लेकर एक गुफा में पहुंची। गुफा के काफी अंदर जाकर एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। ये हमारे सुंदर नगर के किले का दरवाजा है। इस सुरंग का रहस्य केवल महल के कुछ ही लोग जानते थे। किसी समय मैं राजकुमारी रत्नावली की दासी थी। इतना कहकर उसने किशन को दरवाजे के पार ले जाकर एक कक्ष में पहुंचा दिया। वहां राजकुमारी रत्नावली एक कांच के पिंजरे में कैद थी।
कजरी, तू यहाँ क्यों आ गई? जादूगर काल के आने का समय हो गया है। भविष्यवाणी सच निकली राजकुमारी। यही वो राजकुमार है जिसके बारे में आपके पिता ने कहा था। क्या सचमुच? कजरी ने पूरी घटना रत्नावली को बता दी कि किस तरह किशन उड़ते हुए कालीन पर आया और उसकी हथेली पर सूर्य का निशान भी था। ये सुनकर रत्नावली भावुक होकर किशन को देखने लगी। देखिए, मैं अभी भी अपने आप को एक साधारण लकड़हारा मानता हूं, लेकिन मैं आपको इस पिंजरे से जरूर आजाद करवाऊंगा। राजकुमारी, हमें इतना पता है कि जादूगर काल ने अपनी जान किसी अनोखी वस्तु में कैद कर रखी है, लेकिन वो वस्तु कहाँ है ये हमें नहीं मालूम। यहाँ से कुछ दूर समुद्र है, उसके पार काला समुद्र है, उस पर दैत्य का शासन है जो बहुत शक्तिशाली है। उस काले समुद्र को पार करने के बाद एक टापू आता है। उसी टापू के अंदर वो अद्भुत वस्तु रखी है जिसमें जादूगर काल ने अपने प्राण डाले हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उस टापू तक जरूर जाऊंगा। सावधान रहना, काला समुद्र बहुत खतरनाक है। गरीबी से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं होता राजकुमारी। चलिए, मैं जाता हूं। इतना कहकर किशन ने कजरी की ओर देखा। चलो, मुझे मेरी कालीन तक ले चलो। कजरी ने सुरंग के रास्ते से किशन को बाहर निकाला। कुछ ही देर बाद किशन अपनी जादुई कालीन के सामने खड़ा था। किशन जादुई कालीन पर सवार हो गया। देखो कजरी, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जब जिन्न ने मुझे ये कालीन दी थी तब उसने कहा था कि जहां मैं आदेश दूंगा वहीं पर ये जाएगी। कालीन, मुझे काले समंदर के पास उस टापू पर ले चलो जहां वो रहस्यमयी वस्तु है जिसमें जादूगर काल की जान कैद है। अगले ही पल कालीन हवा की रफ्तार से उड़ चला। कुछ ही देर बाद कालीन किशन को एक टापू पर उतार देता है। टापू में घना और विचित्र जंगल था। किशन चारों ओर देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसे दूर एक वृक्ष पर बैठा लाल तोता नजर आया। किशन तुरंत दौड़ता हुआ वहां गया और अगले ही पल उसने उस तोते को पकड़ लिया। जैसे ही किशन ने लाल तोते को पकड़ा, उसी समय किले की छत पर बैठे जादूगर काल को झटका लगा। असंभव, असंभव! ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव! अगले ही पल वो किले से गायब होकर रंग बिरंगी बिजली की तरह किशन के सामने प्रकट हो गया। कौन है तू? इस तोते को तुरंत छोड़ दे। जादूगर काल की नजर दूर खड़े जादुई कालीन पर पड़ी। ये तो हो ही नहीं सकता। जादुई कालीन का अस्तित्व इस संसार में है ही नहीं। कौन है तू? है कौन तू? ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मुझे मेरा भाग्य सुंदर नगर ले आया। सुंदर नगर वासियों ने मुझे राजकुमार कहकर बुलाया और बताया कि भविष्यवाणी ने मुझे चुना है। यही जादुई कालीन मुझे काले समंदर को पार करके यहां लाई और इसी कालीन ने मुझे बताया कि तुम्हारी जान इस लाल तोते में कैद है। और इतना कहकर किशन ने लाल तोते की गर्दन मरोड़ दी। अगले ही पल जादूगर काल चीखते हुए तड़प गया और राख बनकर बिखर गया। किशन तुरंत अपने जादुई कालीन पर बैठ गया। कालीन उसे उड़ाकर किले की छत पर ले आया। किशन नीचे उतरा तो उसने देखा राजकुमारी रत्नावली आजाद हो चुकी थी। भविष्यवाणी सही निकली। तुम ही वो राजकुमार हो जिसने हमें जादूगर काल से बचाया। राजकुमारी रत्नावली, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन हूं। तभी वही जिन्न प्रकट हुआ
जिसने किशन को जादुई कालीन दिया था। किशन, तुम इस राज्य के राजकुमार हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कालीन तुम्हारे भाग्य में लिखी है। ये तुम्हें यहाँ तक लेकर आई क्योंकि जादूगर कल का अंत तुम्हारे हाथों लिखा था। अब तुम लकड़हारे नहीं रहे, अब तुम वो योद्धा हो जिसने हजारों वर्षों से जीवित जादूगर कल का अंत किया है। मैंने तुमसे कहा था कि ये कालीन एक रहस्य जानती है और ये तुम्हें समय आने पर बताएगी। जादूगर काल ने अपनी जान लाल तोते में डाल रखी थी और इसका रहस्य कालीन जानती थी, और सही समय पर इस कालीन ने तुम्हें बताया और तुमने जादूगर का अंत किया। इतना कहकर जिन्न वहां से गायब हो गया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ, मैं करूंगा। कुछ दिनों बाद किशन ने राजकुमारी रत्नावली से विवाह कर लिया और राजकुमार बन गया। वो अपने जादुई कालीन पर सवार होकर पत्नी रत्नावली को लेकर अपने गांव सूरजनगर आया। गांव के वासी किशन को राजकुमार और राजकुमारी रत्नावली को देखकर दंग रह गए। जादुई कालीन देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। हमें माफ कर दो राजकुमार। हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं कि तुम वाकई में भाग्यशाली हो। हाँ हाँ, हमने तुम्हारा अपमान किया, न जाने क्या क्या कहा। हमें क्षमा कर दो, तुम वाकई में भाग्यशाली हो राजकुमार। बस 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 बस, मैंने तुम सबको, पूरे गांव को माफ किया। खुश रहो। इतना कहकर किशन अपनी पत्नी रत्नावली के साथ जादुई कालीन पर उड़कर अपने राज्य लौट आया।